हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश में की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NIOS की बुक समरी। ठीक है, इस समरी में हम सबसे पहले 501 का ब्लॉक 1 देखेंगे, जिसमें कि क्या है 4 यूनिट दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट को। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट का पार्ट ये रहने वाला है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली फर्स्ट, तो ये कौन सी है हमारी यूनिट फर्स्ट है ये। ठीक है, तो किसी भी सभ्यता का सांस्कृतिक भाव तथा राष्ट्र के आदर्श उनके द्वारा अनुसरित शैक्षिक संस्थानों के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। कि किसी भी संस्कृति या सभ्यता का अगर हमें पता लगाना है तो सबसे पहले किसका पता लगाना होगा, उसके शैक्षिक संस्थानों का पता लगाना होगा। तो उसी से ही उसका पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्राचीन भारतीय शिक्षा, कि प्राचीन भारतीय शिक्षा कैसी थी उसके बारे में जानते हैं। तो धर्म ग्रंथों में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के मुख्य लक्षणों की रूपरेखा अवश्य मिल सकती है, परंतु प्राथमिक शिक्षा का अलग से विवरण नहीं मिलेगा। ठीक है, कि धर्म ग्रंथों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बारे में तो आपको मिल सकता है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के बारे में कोई अलग से विवरण इसका नहीं दिया गया है। तो प्राचीन काल में शिक्षा को समुत्थान की एक प्रक्रिया समझा जाता था, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती थी। ठीक है, तो प्राचीन काल में शिक्षा को क्या माना जाता था, समुत्थान की एक प्रक्रिया जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें औपचारिक शिक्षा एक अलग अलग अवस्था नहीं माना गया है, यह जीवन की क्या है एक तैयारी थी। ठीक है, औपचारिक शिक्षा को क्या माना गया है, जीवन की तैयारी माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी, अनौपचारिक थी, यानी कि इनफॉर्मल थी। ठीक है, ज्ञान को व्यक्ति का तीसरा नेत्र माना गया है। तो तीसरा नेत्र किसे माना गया है, व्यक्ति का ज्ञान को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है कि, तो भर्तृहरि ने क्या कहा था कि शिक्षा के बिना हम क्या है, पशु के समान है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शिक्षा का शुभारंभ किससे होता है, उपनयन संस्कार से शिक्षा का शुभारंभ होता था। लड़के व लड़की दोनों को शिक्षा का अधिकार था। और शिक्षा के स्तर कितने थे, 2 स्तर थे, निम्न स्तर शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं निम्न स्तर की शिक्षा। तो निम्न स्तर की शिक्षा किस लिए दी जाती थी, दैनिक सांसारिक जीवन से संबंधित कार्यकलाप तथा सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं के लिए आयोजित की जाती थी। यानी कि दैनिक कार्य को करने के लिए निम्न स्तर की शिक्षा का यूज़ किया जाता था। और इसका उद्देश्य क्या था, एम क्या था इसका, कि तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवसायों के लिए तैयार करना था। यानी कि जो उस टाइम पे सिचुएशन थी, उस टाइम के लिए व्यवसायों के लिए बच्चों को तैयार करना ही निम्न स्तर शिक्षा का उद्देश्य था। अब देखते हैं हम इसमें उच्च स्तर की शिक्षा। तो उच्च स्तर की शिक्षा में क्या पढ़ते थे, व्याकरण, इतिहास, पुरानी कथाएं, वेद, तर्कशास्त्र, राज्यशास्त्र, विज्ञान, ललित कला का अध्ययन इसमें सम्मिलित था। ये सब चीज़ें वो उच्च स्तर की शिक्षा में पढ़ते थे। और शिक्षा के पश्चात क्या होता था, दीक्षांत भाषण होता था, जिसमें समाज के योग्य व स्वावलंबी उत्पादक सदस्य के रूप में उसके कुछ सामाजिक दायित्व और कर्तव्य जिनको वो जीवन में उतारता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 14 विद्वता संबंधी विज्ञान तथा 64 कलाओं के लिए अभिन्न अंग थे। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी रुचि के लिए विषय चुनने का अधिकार था। विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे, उनके लिए शिक्षा स्मृति का यांत्रिक प्रशिक्षण था। शिक्षा को आत्म उन्नयन या जीवन पर्यटन चलने वाली निरंतर प्रक्रिया समझा जाता था। ठीक है, कि शिक्षा को क्या समझा जाता था, उन्नति या जीवन करने वाली निरंतर प्रक्रिया शिक्षा को समझा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं को सुव्यवस्थित तथा क्रमिक विकास का स्रोत समझा जाता था। ठीक है, जिससे वे एक लाभदायक नागरिक के रूप में जीवन यापन कर सके। यानी कि इसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक हर तरह से बच्चे का क्रमिक विकास इसमें किया जाता था तथा अपने वर्तमान में भविष्य में उन्नति कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा। तो प्राचीन काल में गुरु की अवधारणाएं क्या थी, भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी। तो ये क्वेश्चन DSSS में आया भी हुआ है कि भारत में शिक्षा की कौन सी प्रणाली थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल में शिक्षा कैसी थी, निःशुल्क थी।
गुरुकुल चलाने के लिए क्या करते थे बच्चे? भिक्षा मांगते थे। गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों को समान समझा जाता था। ठीक है, गुरु कौन होता था? गुरुकुल का मुखिया होता था। ठीक है, जो सभी विद्यार्थियों के लिए पिता समान, माता पिता या संरक्षक के समान व्यवहार करता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, विद्यादान सर्वोत्तम दान समझा जाता था। ठीक है, तो सर्वोत्तम दान किसे समझा जाता था? विद्यादान को। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ज्ञान को बेचने का विचार निंदनीय समझा जाता था, यानी कि शिक्षा को इसमें बेचा नहीं जाता था। गुरु को एक विद्वान, एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति समझा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु का दर्जा देवताओं से भी बढ़कर था। गुरु को हृदय, मस्तिष्क तथा आध्यात्मिकता, ज्ञान तथा विद्वता के अच्छे गुणों का प्रतीक समझते थे। नेक्स्ट है इसमें L3 क्या था? लाइफ लॉन्ग लर्नर। ठीक है, तो गुरु क्या थे? एज ए गाइड द साइड थे, नो सेक ऑन द स्टेज, अर्थात गुरु एक मार्गदर्शक था। ठीक है, तो जब भी इसमें हम शिक्षा में पढ़ते हैं कि गुरु क्या होता है? एक मार्गदर्शक होता है, न कि मंच पर विराजमान महात्मा होता है। ठीक है, एक मार्गदर्शक होता है, न कि मंच पर एक विराजमान महात्मा होता है। मॉनिटर प्रणाली कैसी थी? प्राचीन शिक्षा का योगदान है। ठीक है, मॉनिटर प्रणाली क्या है? किसका योगदान है? प्राचीन शिक्षा का योगदान है। अब देखते हैं हम गुरु की भूमिका तथा उसके दायित्व। अब देखते हैं इसमें गुरु की भूमिका तथा उसके दायित्व कि टीचर का इसमें क्या रोल था और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ठीक है, तो उपनिषद का अर्थ क्या है? निकट बैठना। ठीक है, और मोनियर विलियम द्वारा उपनिषद का मीनिंग इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घाटित कर अंधकार को दूर भगा देना। ठीक है, इन्होंने ये उपनिषद का मीनिंग बताया था। शंकराचार्य के अकॉर्डिंग उपनिषद का क्या मीनिंग है? उपनिषद की विषय वस्तु क्या है? एक आत्मविद्या है, अर्थात आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान है, और मूल्यांकन सतत तथा व्यापक रूप से होता था। ठीक है, उस टाइम पे जो मूल्यांकन था वो सतत और व्यापक रूप से होता था, जिसे गुरु संचालित करते थे। ठीक है, विद्यार्थी अपना गुरु तथा विषय चुनने में स्वतंत्रता की, स्टूडेंट को अपने टीचर को और अपने सब्जेक्ट को चुनने की फ्रीडम थी। यह गुरु को भी अधिकार था कि वह किसी विद्यार्थी को विशेष को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करे। ठीक है, ये राइट टीचर को भी था कि वो कौन से बच्चे को अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, गुरुकुल समक्ष स्थान आज आवासीय विश्वविद्यालय बन गए हैं, कि जो उस टाइम पे गुरुकुल थे वो अभी क्या बन गए हैं? आवासीय विश्वविद्यालय। ठीक है, ज्ञान के सर्जन, संरक्षण तथा प्रसारण में व्यस्त रखते थे। बच्चों को ज्ञान के सृजन में और इसके संरक्षण में व्यस्त रखते थे। आज के विश्वविद्यालयों के 3 प्रकारों अध्यापन, शोध तथा प्रसारण के समान है। ठीक है, जो कि आज के अध्यापन, शोध और प्रसारण के समान है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, गुरुकुल में प्रवेश परीक्षाओं से होते थे। मस्जिदों में निम्न स्तर की शिक्षा के लिए थे मकतब थे। ठीक है, मकतब थे मस्जिदों में, तथा उच्च प्रारंभिक के लिए क्या थे? मदरसे थे। ठीक है, और इस्लामी शिक्षा जो कि पवित्र कुरान का भाग होता था। ठीक है, तो ये सभी इसमें यूनिट 1 के पार्ट ए में है। नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे आयोग के बारे में। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें।